नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कैसे कुर्सी जाते ही मुश्किल में फंसी माधवीपुरी बुच, देखेंगे क्यों बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद से है नाराज, देखेंगे रोहित शर्मा को लेकर क्यों हो रहा है बवाल, बात करेंगे ट्रंप के रेसिप्रोकल टैक्स की, जानेंगे कैसे कश्मीर मसले पर पाक को झटका देने जा रहा है भारत, और आखिर में नजर डालेंगे महाकुंभ 2025 से मजबूत हुई देश की अर्थव्यवस्था पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नोएडा में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 51,50,000 रुपए की हुई ठगी, ज्यादा मुनाफे का दिया गया था लालच। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में एवलांच की चेतावनी जारी, राजस्थान में गिरे ओले, छत्तीसगढ़ में पारा 37 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो वहीं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी बढ़ी हल्की ठंड। बिहार विधानसभा में आज बिहार सरकार ने 2025-26 का बजट किया पेश, आज एयरपोर्ट, छठ पूजा के लिए होम स्टे जो सुविधा जैसी बड़ी बातें शामिल। मैं चेयर पर बैठा तो तुरंत बाहर निकाल दूंगा, आम आदमी पार्टी विधायकों के हंगामे पर बिफर गए मोहन सिंह बिष्ट। कलेक्टर से वित्त मंत्री बने ओपी चौधरी ने हाथों से लिखा 100 पन्नों का बजट, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के धर्मपुर थाने में दारोगा की बर्थडे पार्टी के लिए थाना बन गया क्लब, नशे में डांस करते पुलिसकर्मियों का वीडियो हुआ वायरल तो लिया गया एक्शन। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस की कार्रवाई, 6,32,000 रुपए का प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू किया गया जब्त। जम्मू कश्मीर के बजट सत्र के पहले दिन मनमोहन सिंह को याद कर विधानसभा में ही भावुक हुए सीएम उमर अब्दुल्ला। आईआईटी बाबा अभय सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में, होटल से उठाया गया, वहीं गांजा भी किया गया बरामद। बता दें, एल&टी चेयरमैन के बाद अब गूगल ने भी दी कर्मचारियों को नसीहत, 60 घंटे काम करने के लिए कह दिया। लॉस एंजलिस में हुए 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे को दिखाती डॉक्यूमेंट्री को मिला ऑस्कर अवार्ड। वहीं ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। कुर्सी जाते ही बाजार नियामक सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की मुश्किलें बढ़ने लगी है। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। माधवीपुरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक के नियमों के उल्लंघन मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के आदेश पर स्पेशल जज एस.ई. बांगर ये आदेश जारी कर चुके हैं। माधवीपुरी के अलावा कोर्ट ने 5 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया, सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वांशे, बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, बीएसई के सीईओ सुंदर मन राममूर्ति का नाम शामिल है। याचिकाकर्ता की ओर से माधवीपुरी बुच पर स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन पर पदकार रहते हुए सेबी और कॉरपोरेट संस्थाओं के बीच मिली भगत, इनसाइडर ट्रेडिंग और लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी के आरोप भी लगाए गए हैं। उन पर आरोप लगे हैं कि वो अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफल रही हैं। माधवीपुरी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बाजार में हेराफेरी करने दी, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। नियमों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी को भी लिस्टिंग की अनुमति दी गई। माधवीपुरी का सेबी चेयरपर्सन के तौर पर कार्यकाल विवादों से भरा रहा। उनके नाम के साथ कई विवाद जुड़े रहे। कभी उनका नाम हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ जुड़ा तो कभी अडानी के साथ। आपको बता दें, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में माधवीपुरी पर हितों के टकराव के आरोप लगाए थे।
माधवीपुरी के नाम पर राजनीतिक तनाव भी बढ़ा। हालांकि अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आने लगी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, यूपी की पूर्व सीएम, दलितों के बीच में लिविंग लीजेंड बन चुकी तेज तर्रार नेता मायावती ने 1 साल के भीतर अपने भतीजे आकाश आनंद की कम से कम 2 बार ताजपोशी की, तो कम से कम 2 बार बहुत बुरे तरीके से नजर से उतार भी दिया। पर जैसा कि घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, उन्होंने कभी आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और उत्तराधिकारी के पद से हटाकर और ये स्पष्ट करते हुए कि वह जब तक जीवित रहेंगी पार्टी के मामलों को स्वयं संभालेंगी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रविवार को अपने पार्टी सहयोगियों को एक सख्त संदेश दिया है। लेकिन ये कदम ऐसे समय में लिया गया है जब पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। किसी भी दल में अगर टॉप लीडरशिप के बीच इस तरह का झगड़ा आपस में चल रहा हो तो जाहिर है कि ये उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े करता है। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। आजाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद अक्सर एक बात दोहराते हैं कि बाबा साहेब ने कहा था कि पहले रानी के पेट से ही राजा जन्म लेता था, लेकिन मैंने अब ये व्यवस्था की है कि राजा अब रानी के पेट से नहीं, मतदान पेटी से पैदा होगा। 2019 में आकाश आनंद को बीएसपी की राष्ट्रीय समन्वयक बनाने और अपने भाई आनंद कुमार को बीएसपी का उपाध्यक्ष नियुक्त करने के बाद मायावती पर परिवारवाद के आरोप लगे थे। यह आलोचना न केवल पार्टी के भीतर से बल्कि विरोधी दलों से भी आई थी। जाहिर है कि कहीं ना कहीं यह आरोप मायावती को परेशान करता है। बीएसपी अध्यक्ष शायद अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहती है कि पार्टी संगठन और वह बहुजन आंदोलन जिसका वह नेतृत्व करने का वादा करती है सर्वोच्च है, और यहाँ तक कि उनका परिवार भी इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा पर विवादित टिप्पणी कर चुकी कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद अपने बयान पर कायम है। उन्होंने रोहित को मोटा बताया था और अब कहा है कि कहने में गलत क्या है। इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है। साथ ही साथ सांसद राहुल गांधी को लेकर तंज भी कसा है। भारत ने रविवार को ही चैंपियंस ट्रॉफी के अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को मात दी है। कांग्रेस नेता शमा ने बयान का बचाव किया है। आपको बता दें कि बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने किसी का अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने कहा है कि एक खिलाड़ी होने के नाते उनका वजन ज्यादा है, ये बॉडी शेमिंग नहीं है। मैंने कहा कि वे एक अप्रभावी कप्तान है क्योंकि मैंने उनकी तुलना पहले के कप्तानों से की थी। उन्होंने आगे कहा कि जब विराट कोहली मोहम्मद शमी के साथ खड़े थे तब उन पर भाजपा के लोगों ने क्यों हमला किया था। वे एक अच्छे कप्तान थे, वे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं और रन बनाते हैं। वे दूसरे टीम के खिलाड़ियों की भी अच्छी तरह अपनी तारीफ करते हैं। मेरे हिसाब से विराट अच्छे कप्तान है। मैं एक खिलाड़ी हूँ इसलिए फिटनेस पर बोलती हूँ। उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर की गई टिप्पणियां एक्स से डिलीट कर दी है। इधर कांग्रेस ने भी जानकारी दी है कि प्रवक्ता को इस संबंध में की गई पोस्ट को डिलीट करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस नेता ने कहा था कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं, उनका वजन ज्यादा है, साथ ही वह भारतीय टीम का अब तक का सबसे निराशाजनक कप्तान है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि गांगुली, तेंदुलकर, रविंद्र, वहीं धोनी, कोहली, कपिल देव, शास्त्री जैसे पूर्व के लोगों की तुलना में उनमें ऐसा कुछ भी विश्वस्तरीय नहीं है। वह एक औसत कप्तान होने के साथ साथ औसत खिलाड़ी भी हैं जिन्हें भारत का कप्तान होने का सौभाग्य मिला। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को अचानक अमेरिका दौरे के लिए अमेरिका रवाना हो गए। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही हफ्तों में भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की घोषणा कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पहले से तय बैठकों को रद्द करने के बाद पीयूष गोयल का ये दौरा बेहद अप्रत्याशित है। खबरों के मुताबिक इस दौरे के लिए 8 मार्च तक का कार्यक्रम तय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस यात्रा पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। गौरतलब है कि ट्रंप ने इससे पहले पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले भारत सहित दुनिया के कई देशों पर पारस्परिक शुल्क यानी जैसे को तैसा टैक्स लगाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान भी ट्रंप ने अपने इस फैसले को सही ठहराया था और उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका उत्पादों पर बहुत अधिक शुल्क लगाता है
और अमेरिका भी अब ऐसी ही नीति अपनाने जा रहा है। वहीं पिछले महीने पीएम मोदी के अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। सूत्रों के मुताबिक पीयूष गोयल अपने इस दौरे पर ट्रंप के रेसिप्रोकल टैक्स पर चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान भारत पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने की कोशिश भी होगी। जम्मू कश्मीर के मसले को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाता रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों पर पाकिस्तान हर बार इस मसले को उठाता है और तुर्की, ईरान, मलेशिया जैसे देशों से भी इसकी चर्चा करवाता है। अब भारत ने उसकी इस लॉबिंग को ही तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। करीब एक सप्ताह तक ईरान के सुप्रीम काउंसिल फॉर कल्चरल रिवॉल्यूशन के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन खोसरो पाना भारत में रुके। इस दौरान उन्होंने कई आयोजनों में हिस्सा लिया और भारत सरकार के प्रतिनिधियों से भी मुलाकातें की। इस दौरे को भारत सरकार की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि ईरान की राय को कश्मीर मसले पर बदला जाए। अब्दुल हुसैन खोसरो को ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई का करीबी माना जाता है। खामेनेई ने बीते साल भारत को असहज करने वाला बयान देते हुए कहा था कि कश्मीर में मुस्लिमों का हाल अच्छा नहीं है। अब उनके करीबी नेता का भारत में एक सप्ताह तक रुकना बड़ी रणनीति का संकेत है। सूत्रों का कहना है कि अब्दुल हुसैन के माध्यम से भारत ईरान के शीर्ष नेता तक जम्मू कश्मीर को लेकर संदेश देना चाहता है। ईरानी सुप्रीम लीडर तक मैसेज भेजने का सबसे अच्छा माध्यम अब्दुल हुसैन खोसरो ही थे। ऐसे में उनकी एक सप्ताह की विजिट मायने रखती है। यदि ईरान ने जम्मू कश्मीर के मसले पर तटस्थ रुख अपनाया और पाकिस्तान की तरफ झुकाव कम किया तो ये एक बड़ी सफलता होगी। वहीं बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 संपन्न हुए एक सप्ताह होने को है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाने में सहायक हो रहा है। ये बात एक रिसर्च एजेंसी ने कही है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में खपत की मांग को बढ़ावा देगा। इससे व्यापार, आतिथ्य और परिवहन जैसे कई क्षेत्रों को लाभ होगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाली तिमाहियों में आर्थिक गति में तेजी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में सुधार, कम कर, नीतिगत दरों में कटौती, खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि जैसे कारकों से इस आर्थिक तेजी को और समर्थन मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाकुंभ उत्सव के कारण चौथी तिमाही में कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारत की वृद्धि पर पिछली तिमाही के 5.6% से बढ़कर 6.2% हो गई है। आपको बताते चले कि इस रिपोर्ट में तिमाहियों के लिए उत्साहजनक संभावना के बारे में बताया गया है। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताएं, व्यापारिक तनाव और निवेश में सुस्ती इस गति को बनाए रखने में सबसे बड़े जोखिम बने हुए हैं। शुक्रवार को जारी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से पता चला है कि ग्रामीण केंद्रों में निजी खपत मांग में सुरक्षा सुधार हुआ है। यह 5.9% के मुकाबले तीसरी तिमाही में बढ़कर 6% हो गई। अगर जीडीपी की बात करें तो तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रही। दूसरी तिमाही में ये वृद्धि दर 5.6% थी। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।